ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है, तो ये गुड प्रोग्नोसिस के साथ है, यानी प्रोग्नोसिस इसका अच्छा। एक चीज मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी बताऊंगी कि मैं हमेशा फीमेल्स को कहती हूँ, जब पेशेंट्स आते हैं, कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसकी अल्लाह ताला ने ट्रीटमेंट रखी है, और दूसरी बात है कि इसका क्योर बहुत अच्छा रखा है। इसका 5 ईयर सर्वाइवल ही अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो 90% है। सजेस्ट ये जब कर रहे होते हैं कि जब अल्ट्रासाउंड पे हम जो है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं, या हमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन सस्पिशियस हो जाती है, या हमें कुछ इस तरह के रिस्पेक्टर्स दिख रहे होते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको सजेस्ट करते हैं। इसके कुछ व्यूज होते हैं, उसके तरीके से हम पता चलता है इसके अंदर कि जो ये लंप या जो कुछ भी हम इसमें देख रहे हैं, वेदर इट इज अ मैलिग्नेंट और इट इज अ बेनाइन, हार्मोनल जो एक्सपोजर है इट विल बी मोर। तो उसकी वजह से, चूंकि अभी आगे जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगी ER पॉजिटिव या PR पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चीज होती है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जहाँ से हमारे यहाँ आजकल सेटअप चल गए हैं कि लेट मैरिजेस हैं और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी को भी लेट कंसीव किया जा रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी मोर देन 35 से रिलेशन में जाके फर्स्ट प्रेगनेंसी का कंसीव करता है, तो दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज हैं, हम कोई भी कॉजेज नहीं कह रहे होते, कॉज डेफिनेट होता है। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, इफ दे कैन प्रोड्यूस द रिस्क, किसी में 5%, किसी में 10%, में आपको फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की पॉजिटिव है तो दे हैव अ डबल चांसेस ऑफ द रिस्क फैक्टर। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज हन्ना सैयद फ्रॉम हेल्थ कार्ड बाय ईसा लैब। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा जमील साहिबा। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच पहले आपका कि आपने हमें आज टाइम दिया एंड यू केम आउट, ताकि हमारे लोग भी कुछ सीख सकें। हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि उसकी आपकी स्पेशलिटी है। इनिशियली वी स्टार्टेड, ब्रेस्ट कैंसर है क्या? अच्छा, thank you so much first of all for calling me and giving me opportunity to discuss this topic, because it is one of the most important disease in females. तो जिस तरह से भी, और स्पेशली अब जो इसका इंक्रीजिंग इंसिडेंस होता जा रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस सूरत में इसकी अवेयरनेस हमारी आम पॉपुलेशन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, आपका जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली, देखिए, कैंसर कोई भी हो, हम उसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि दीज आर द ग्रोथ ऑफ दी सेल्स जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं या म्यूटेटेड हो जाते हैं। तो उनकी जब एक अल्लाह ताला ने जो एक फेजेस या पाथवेज रखे हैं, जब उसके थ्रू नहीं गुजर रही चीज़ और वो म्यूटेशन में चली गई, या तो वो एक एबनॉर्मल उसमें चला जाता है, तो फिर उसके बाद वो सेल या ट्यूमर जो है वो कैंसर की फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाता है। और रैपिड ग्रोथ्स होने लगती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसका जो फंक्शन है वो उसे डिनाई कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली कि ये कैंसर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरऑल कैंसर ऑफ द बॉडी। इसमें आप ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करिए। व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? अच्छा, सिम्टम बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको कि मैं अच्छी तरह थोड़ा आपका टाइम दे दूँगी डिफाइन करने के लिए। क्योंकि इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट कर रही होती है, बेसिकली वो लंप के साथ प्रेजेंट करती है। लंप कह दें आप उसे, या गिठान कह दें, गोड़ी कह दें, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट लैंग्वेज की, जो उससे भी वो प्रेजेंट हो रहा होता है उस तरह करते हैं। तो 60 to 70% पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है लंप के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि देयर इज नो लंप इन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट क्लियर होता है, पेशेंट को नोइंग भी नहीं होती कि इट हैज सम काइंड ऑफ डिजीज, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको एक्सिलरी लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाती है, जिसको हम गिठाने कहते हैं, एक्सिला या आर्मपिट्स के अंदर वो एनलार्ज मिलती है। और सम टाइम कुछ नहीं होता, ना आपको गिठान मिलेगी, ना ब्रेस्ट में कुछ मिलेगा, सिर्फ निपल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट हो रहा होता है। अब वो डिस्चार्ज माइट बी ग्रेनिश इन कलर या रेड, मोस्ट कॉमनली रेडिश इन कलर होता है, या ब्लडी डिस्चार्ज होता है, तो वी टेक इट सीरियस। अदरवाइज अगर किसी को सीरियस या लाइक सीरियस तो नहीं, लेकिन अगर किसी को ग्रे या कलर चेंज होकर भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको भी मैं समझती हूँ कि हमें इस फॉर्म पे लेना चाहिए कि इट शुड बी इन्वेस्टिगेट। ओके, ठीक है। लेकिन सम टाइम मैंने बहुत से पेशेंट अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि सिम्टम्स की बात आ रही है तो मैं समझती हूँ कि पेशेंट्स को पता होना चाहिए। दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो समझें कि मुझे लंप अगर ब्रेस्ट में नहीं है तो आई डोंट हैव दिस एनी काइंड ऑफ दिस डिजीज, और वो फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट ही ना करे ना, तो ये चीज़ हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता, नो लंप इन द ब्रेस्ट, नो एक्सिलरी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, नो नथिंग डिस्चार्ज, बट देयर इज पेशेंट कैम विद यू विद द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर स्टार्ट हो चुका होता है पेशेंट को, that is called pathological fracture. What is the right age a woman should start screening? अच्छा, स्क्रीनिंग के लिए यह है कि अगर तो पेशेंट हैविंग नो एनी फैमिली हिस्ट्री और देयर इज एनी रिस्क फैक्टर, तो उसमें स्क्रीनिंग आफ्टर 40 हम सजेस्ट कर रहे होते हैं जब पेशेंट आता है। ठीक है, उसके अंदर हम कहते हैं कि रूटीन मेमोग्राम की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन इफ देयर इज
एनी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव और एनी अदर रिस्क फैक्टर, जो कि अभी मैं आपसे आगे बताऊंगी कि रिस्क फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से। तो उस सूरत में मैं समझती हूँ, या एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि 35 ईयर ऑफ एज से पेशेंट शुड स्टार्ट विद द स्क्रीनिंग मैमोग्राम। Okay. What is actually mammogram or how it can help you recover? Okay. Mammogram, it is one of the diagnostic tools, not even with the मतलब screening, diagnostic as well. Kind of X-rays है, लो इसमें वोल्टेज X-ray होते हैं ये, और हम पेशेंट को सजेस्ट ही ये जब कर रहे होते हैं कि जब अल्ट्रासाउंड पे हम जो है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं, या हमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन सस्पिशियस हो जाती है, या हमें कुछ इस तरह के रिस्पेक्टर्स दिख रहे होते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको सजेस्ट करते हैं। इसके कुछ व्यूज़ होते हैं, उसके तरीके से हम पता चलता है इसके अंदर कि जो ये लम्प या जो कुछ भी हम इसमें देख रहे हैं, वेदर इट इज़ अ मैलिग्नेंट और इट इज़ अ बेनाइन। तो इस तरह इसका होता है, ये डायग्नोस्टिक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीनिंग की मैंने भी पहले बात कर ली, स्पेशली हेल्प करता है ओबीस पेशेंट में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड पिक नहीं करता, तो उसके अंदर भी हेल्पिंग होता है इसके थ्रू। इसके अलावा हम जब कैंसर किसी को डेवलप हो जाते हैं और हमें सर्जरीज कर देनी होती है, उसके बाद रिकरेंस के लिए भी हम इस तरह के डायग्नोस्टिक टूल्स को हम यूज कर रहे होते हैं। मर्दों में भी क्या ब्रेस्ट कैंसर? बिल्कुल, मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट इट इज वेरी रेयर, लेस देन 1%। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर मेल में किसी को ब्रेस्ट कैंसर पुराना खासा डेवलप होता है, तो इट विल स्प्रेड टू अर्ली, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो ब्रेस्ट मास। ओके, फौरन ही वो चेस्ट वॉल को पेनिट्रेट कर जाएगा एंड इट विल मेटास्टेसाइज। What are the major risk factors when it comes to breast Yes, that is also important question. Risk factors में देखें, अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। If the length of the menstrual cycle is more, means कि अगर किसी को मेनार्की स्टार्ट हो जाती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है बिफोर द 12 एज गर्ल्स में, और अगर वो चीज कंटिन्यू रहती है टिल 50 या मोर देन 50 ईयर ऑफ एज, ओके, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि हार्मोनल जो एक्सपोजर है इट विल बी मोर। तो उसकी वजह से, चूंकि अभी आगे जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगी ER पॉजिटिव या PR पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चीज होती है। तो इस वजह से अगर ये साइकिल लेंथन है तो देयर इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेस्ट जो कि अपने फंक्शन पे है कि इसका ब्रेस्ट फीड का ने फंक्शन रखा है, अगर वो डिनाई हो गया, मींस कि नहीं करवाया, तो इट इज आल्सो क्रिएट अ रिस्क फैक्टर फॉर दैट। इसीलिए हम फीमेल्स को कहते हैं कि आप फीड कराएं, ब्रेस्ट फीड कराएं। आपने देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट और सब इसमें एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर वैसे तो हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अल्कोहल इंटेक आ जाता है, या किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, किसी की फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, फिर आगे जाके आप जब इसके अंदर भी आके देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है कि सेकंड डिग्री रिलेटिव, तो मोर कॉमनली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अब आप ये पूछेंगे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आते कौन से? किसी की मदर को हुआ तो उसकी बेटी रिस्क पे है, उसकी बहन रिस्क के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री। ओके, ठीक है, तो ये आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आ जाते हैं कि अगर जिस तरह से फार्मर्स हैं, फीमेल्स हैं और उसके अंदर काम कर रही थी फील्ड में, तो पेस्टिसाइड्स का भी इसके अंदर होता है, तो वो भी एक स्किन में, सांस में अंदर जा रहा है। या पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी कैन आल्सो क्रिएट अ रिस्क फैक्टर फॉर इट। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर मेनार्की ज्यादा है, ब्रेस्ट की फीडिंग नहीं है, इस तरह के इशू। या एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ आजकल सेटअप चल गए हैं कि लेट मेरी चीज़ें और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी को भी लेट कंसीव किया जा रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी मोर देन 35 ईयर पे जाके फर्स्ट प्रेगनेंसी का कंसीव करता है, तो दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके लिए भी यही है कि अप टू 21 या मोर देन 21 के ऊपर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ये कैसे कॉमन चीज़ें हैं शुरू की, चलेंगे तो बात की बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग और आपकी ये इसके अंदर प्रेगनेंसी, ये चीज़ें ऐसी जिस पे कि कंट्रोल्ड हो, इसको अगर हम जितना कंट्रोल करेंगे उतनी जल्दी हम अपने रिस्क फैक्टर्स के ऊपर काबू कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो मदर्स, जैसे आपने बार बार एम्फसाइज किया कि ब्रेस्ट फीडिंग, जिनको हो ही नहीं, आ ही नहीं रहा, नेचुरली ही नहीं आ रहा, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस मदर्स जो नहीं होता, तो उसमें फिर क्या करें? अच्छा देखिए, वैसे तो ये इट्स वेरी रेयर कि हो नहीं रहा है, आ गया, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, तो इट शुड बी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, माइट भी ऐसा हो सकता है कि उसमें इतना ज्यादा नहीं है ब्रेस्ट, वेरी मिनिमल है, बहुत कम है, ये प्रॉब्लम से आ रहा है, तो ये एक अलग पार्ट है। तो उसके अंदर ये कहते हैं कि जिस वक्त प्रॉब्लम हो रही है तो इस वक्त आप कंसल्ट करें, इज देयर एनी प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, या जस्ट के यू नो समटाइम हमारे कस्टम्स एंड नॉर्म्स होते हैं कि हम उसकी वजह से, हमारी कोई अपनी कोई इस तरह की एक्टिविटीज हैं कि हम उसकी वजह से फीड अपने बेबी को, जैसे प्रोफेशनल्स हैं या कुछ इस तरह की हैं कि दे डोंट वांट टू, वो टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ इस तरह से, तो ये हो गया। लेकिन फिर भी अगर ये चीज नहीं, तो दिस इज नॉट वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, मल्टीपल लाइन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स आते हैं, सिर्फ एक तो नहीं हो जाएगा कि भाई ब्रेस्ट फीड नहीं कराया तो दिस इज गोइंग टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे बेसिकली
जो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज हैं, हम कोई भी कॉजेज नहीं कह रहे होते, राइट, कॉज डेफिनेट होता है। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स कि दे कैन प्रोड्यूस द रिस्क। किसी में 5%, किसी में 10%। इसमें आपको फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की पॉजिटिव है तो दे हैव अ डबल चांसेस ऑफ द रिस्क फैक्टर। कि अगर किसी को है, और उसकी मेरी फ्रेंड थी, जिसके अंदर एक छोटा सा आपको शेयर करके दूं कि मेरी अपनी फ्रेंड, शी इज बिकम गोइंग टू बी कंसल्टेंट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी की कर रही थी, उसमें कंसल्टेंट होती, लेकिन उनकी मदर हैड अ ब्रेस्ट कैंसर, बट शी वाज ऑपरेटेड एंड एवरीथिंग वाज ओके, बट शी डेवलप्ड द ब्रेस्ट कैंसर एंड दैट वाज द एग्रेसिव वन फॉर्म एंड बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर एंड शी डाइड 2 years ago from the breast cancer in a young age. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट? अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास थोड़ी सी अवेयरनेस इस तरह होनी चाहिए, हमारी फीमेल्स को पता होना चाहिए कि जब भी उनको ब्रेस्ट में कोई इशू आए, एक तो मैं ये हमेशा मेरा टेक अवे मैसेज में यही रहता है इसके अंदर कि आप जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप उसके कंसर्न डॉक्टर से डील करें। सही बात। कि जब तक आप इधर उधर घूमते हैं, क्वेक्स के पास गए, मतलब आप GP अपने के आसपास के डॉक्टर के पास घूमिए, तो वो जब तक चीज जिस लेवल पे थी उस लेवल से बियॉन्ड चली जाए, तो वो जो आपकी क्योर उस लेवल पे हो जाए वो उसके बियॉन्ड हो जाएंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा कि बिनाइन मैलिग्नेंट का इसमें थोड़ा सा ये होता है कि देखिए ये तो बेसिकली डॉक्टर ही जानेगा कि अगर ये लंप है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे या फिर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो बिनाइन की तरफ जा रही है या मैलिग्नेंट। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया सिम्टम्स के अंदर कि अगर पेशेंट फील करता है कि उसको कोई लंप है एंड इट बिकम अ हार्ड वन, मोबाइल नहीं है और उसके साथ कोई डिस्चार्ज है या उसको कोई डिस्कलरेशन है या ब्रेस्ट के ऊपर स्किन थिकनिंग मिल जाती है, प्यूरी ऑरेंज जिसे हम कहते हैं, पकरिंग मिल रही होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म्स हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमें लीड करते हैं टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी कि ये सस्पिशियस है, मैलिग्नेंट है, इसको हम ट्रीट करें और उसका इन्वेस्टिगेट करें। तो इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं जो बेसिकली डॉक्टर के लिए होते हैं, तो वो उनको आइडिया। व्हाट आर द एक्चुअल स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? एग्जैक्टली स्टेजेस का ये होता है कि हम इसको, मैं आपको अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो हम इसको डिवाइड करते हैं अर्ली, लोकली एडवांस एंड मैलिग्नेंट। अब अर्ली में बेसिकली वैसे स्टेज 1 2 आ जाती है। अब स्टेज है क्या? स्टेज में बेसिकली हम साइज ले रहे होते हैं, नोडल स्टेटस आता है। अब साइज किस तरह से है कि अगर किसी पेशेंट को हैविंग अ लंप व्हिच इज अबाउट अप टू 2 सेंटीमीटर या 2 to 4 सेंटीमीटर, तो इट कम्स इन स्टेज 1 और 2। नोडल स्टेटस है या नहीं है, दोनों चीजें हो जाती हैं। या अगर नोड्स है, नोड्स का मतलब हमेशा एक्सिला की बात कर रहे हैं, तो अगर वो नोड्स हैं लेकिन वो मोबाइल है, फिक्स नहीं है, अभी मैटेड नहीं हुई, आपस में मिली नहीं है, तो ये सब हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में लेते हैं। और अगर पेशेंट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में प्रेजेंट कर जाता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप उसको ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शन रिकमेंड कर सकते हैं और पेशेंट का ब्रेस्ट सेव हो सकता है। ओके। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपका साइन डिजीज आए, खुदारा इसमें शाय फील ना करें, आप फॉरन कम फॉरवर्ड और उसको दिखाएं। माइट भी बिनाइन हो, जिस तरह के बिनाइन डिजीजेस हैं, फाइब्रोएडिनोमा है या लम्स आ जाती हैं, सिस्ट आ जाते हैं, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है, लेकिन उसको कंसल्ट जरूर करें। तो ये आ जाता है। फिर लोकली एडवांस आ जाता है स्टेज 3 को हम जिसमें कह रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि स्किन इन्वॉल्व हो जाना शुरू हो जाती है ब्रेस्ट की, या चेस्ट वॉल पे इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, लिम्फ नोड्स मैटेड होना शुरू हो जाती है, तो इसमें चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस यानी जिस्म में फैलने के ज्यादा होते हैं। ओके, ठीक। इसके अंदर फिर हम जाहिर बात है जो दूसरा ऑप्शन है इसमें कीमो, रेडियो सबको लेके चल रहे होते हैं मैस्टेक्टमी के साथ। देन हमारे पास स्टेज 4 द लास्ट स्टेज है जिसमें ऑलरेडी मेटास्टेसाइज हो चुका होता है। ओके, तो उसमें फिर आपको पता है कि क्योर इज पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मैंने भी शुरू में आपकी बात की हार्मोनल साइकिल्स की और लेंथ की बात की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स आती हैं कुछ, उसमें हम कहते हैं कि भाई ये ER पॉजिटिव है या PR पॉजिटिव है। तो वन ऑफ द गुड डायग्नोसिस होता है, मतलब प्रोग्नोसिस है, जिसमें क्या अगर हम जब हम बायोप्सी ले रहे होते हैं, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन आपको जब बताऊंगी तो बताएंगे, तो हम उसमें साथ में रिसेप्टर स्टेटस कराते हैं। ओके, तो उस वक्त हम बात कर रहे थे कि ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है, तो ये गुड प्रोग्नोसिस के साथ है, यानी प्रोग्नोसिस इसका अच्छा। एक चीज मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी बताऊंगी कि मैं हमेशा फीमेल्स को कहती हूँ जब पेशेंट्स आते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसके अल्लाह ताला ने ट्रीटमेंट रखी है, और दूसरी बात है कि इसका क्योर बहुत अच्छा रखा है। इसका 5 year सर्वाइवल ही अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो 90% है। तो बाकी तो जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कि इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रिपल पॉजिटिव जिसमें ER, PR, HER2 पॉजिटिव आ जाते हैं रिसेप्टर्स की वजह से। ट्रिपल नेगेटिव वेरी बैड प्रोग्नोसिस, जिसमें ER नेगेटिव, PR नेगेटिव एंड HER2 पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरह से कुछ है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप कीमोथेरेपी के रिजम्स दे रहे हैं या क्या, तो वो फिर उस पेशेंट के में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लग नहीं रही होती, क्योंकि पूरा प्रोग्नोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। चलिए, अच्छा मैडम, अगर डायग्नोस हो गया है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि हर फीमेल को कि वो अपना रेगुलर
चेकअप ब्रेस्ट का खुद ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड, ठीक, ये होना चाहिए सर। अब अगर उसके बाद वो कुछ फील करते हैं तो डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। फिर आप हमारे पास हमारा क्लिनिक एग्जामिनेशन आ गया, अल्ट्रासाउंड के थ्रू मैं एडवाइस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको डिटेल्स में क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी के लिए हमारे यहाँ बड़ी ही अजीब काइंड की जो है मिथ्स मशहूर है कि जी हमने ये कराया तो ये फैल जाएगा। ये बायोप्सी से नहीं फैल रहा। बायोप्सी तो आपका डायग्नोस्टिक टूल है ना जी। जब तक हमने बायोप्सी नहीं कराई तो हमें पता क्या चलेगा? ठीक है, क्लिनिकली लग रहा है, मेमो ने बता दिया है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऐड होती जा रही है, बट बायोप्सी कराए बगैर हम मेस्टेक्टॉमी की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो बायोप्सी इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, जिसको आप जरूर कराएं अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं और इससे कोई ये नहीं फैल रही, आपकी डिजीज ही आप उस लेवल पे लेके आ रहे होते हैं कि जब तक कि वो स्प्रेड हो चुकी होती है। तो एफएनएसी या बायोप्सी कराने से ये मिथ्स खत्म कर दें कि ये डिजीज फैल सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन में इसका ये देन हम फिर सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ओके, इसमें जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट कितनी चाहिए होती है उस बंदे को जिसकी ये बायोप्सीज हो रही हैं या वो कैंसर सर्वाइवल? एग्जैक्टली देखिए, इसके अंदर स्टार्ट होती है फ्रॉम फैमिली से। पहले तो फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, कि उस फीमेल को या जो कोई भी, अगर वो अब डिपेंड्स कि उसकी एज फैक्टर क्या है, ठीक, अगर वो ऑब्वियसली मैरिड है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो उसके हस्बैंड की, उनके घर वालों की उसकी सपोर्ट होनी चाहिए कि ठीक है, यू हैव अ डिजीज बट इसकी ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है, एंड आई एम एक्सेप्ट, मैं आपको इस कंडीशन में भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सी इस तरह के देखे, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं, शादियां खत्म हो जाती हैं। भाई आप एक डिजीज है अल्लाह ताला की तरफ से और उसका क्योर रखा है, तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शन से अवेल करें, उसको बेहतर हो जाएंगे। तो ये चीज है। तो इसके अंदर एक ये है कि एक तो फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, स्पेशली उसके हस्बैंड की, ठीक है। उसके अलावा ये कि जब वो डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं तो वो उनको ये बताएं कि ठीक है, आपकी डिजीज है, हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू उसके डिजीज की स्टेज के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे कि हम आपके ब्रेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल हमारे पास प्लास्टिक की सिलिकॉन जेल, प्लास्टिक इम्प्लांट्स, बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर एडवांसमेंट हो चुकी हैं, जिसके थ्रू हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करके वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि देयर इज नो नीड टू शाय, इफ यू हैव अ डिजीज कम फॉरवर्ड, आप उसको ट्रीट कराएं और उसके बाद उसके रिमेनिंग, आप जिंदगी आपकी है, आप है तो आपके साथ आपकी फैमिली। जबरदस्त। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी एजुकेशनल बातें हमें बताई। दिस वाज आवर टुडेज एपिसोड ऑफ हेल्थ कार्ड। इंशाल्लाह आपके साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।